तो देखो ना, अब जैसे मैंने कहा कि हालांकि हमने कह दिया कि इक्विटी बिफोर लॉ या इक्वलिटी बिफोर लॉ या कानून की नज़र में सब एक समान है या सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा, किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस नहीं होगी। लेकिन जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि हमने अपना जो टारगेट या लक्ष्य है वो समाजवादी समाज भी घोषित कर रखा है। समझ रहे हैं ना? समाजवादी समाज का मतलब ये है कि हालांकि इसकी बहुत सारी परिभाषाएं लोगों ने दे रखी हैं, लेकिन इस पर एक आम राय जो होती है ना वो फिर भी नहीं बनती है। फिर भी एक जो मोटी मोटी बात निकल के आती है कि समाजवादी समाज का मतलब ये है कि जो गैप है ना अमीर और गरीब के बीच का, स्त्री और पुरुष के बीच का, समझ रहे ना, उत्तर दक्षिण के बीच का, पूर्व पश्चिम के बीच का जो गैप है, जो अंतर है ना, समाज के अगर कोई बहुसंख्यक तबका है वो और उसका अल्पसंख्यक तबका है तो उसके बीच का, कोई स्पेशल क्लास है आपके यहाँ, है ना, मान लीजिए माइनॉरिटी है, अनुसूचित जाति जनजाति है, समाज का अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, या अगड़े वर्ग हैं, तो इनके बीच में जो गैप है, चाहे वो सोशल गैप हो, एजुकेशनल गैप हो, चाहे वो आर्थिक रूप से गैप हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों के नज़रिए से गैप हो, है ना, अगड़ा बनाम पिछड़े का जो गैप हो, उस गैप को हमने कम से कम करना है, कम से कम करना, या कह सकते हैं उस गैप को हमने भरना है। यानी कि सभी लोगों को एक समान नज़रिए पर लेकर के आना, सभी लोगों को जीवन में समाज में एक समान स्तर पर लेके आना। अच्छा, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, अभी इसमें बहुत समय लगेगा कि जब सभी लोग एक लेवल पर आ जाएंगे, इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर भी फिलहाल हमारी जो कोशिश है वो ये है कि कोई इतना गरीब ना हो कि खुद को बेच दे और कोई इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे को खरीद ले, कोई ऐसा ना हो, ऐसा हो ठीक है वो अपना उसका कोई अपना व्यवसाय है, पेशा, उसके बाद बहुत रिच है, बहुत सारा पैसा है, वो सोने के बर्तनों में खाता है, लेकिन ऐसा भी कोई ना हो जिसे खाने को कुछ भी मैसर ना हो, कुछ भी मौजूद ना हो, समझ रहे ना। तो ये जो गैप है ना, जैसे कहते हैं ना समाज में विकास का या समाजी विकास का, इस गैप को हमने भरना है, इस गैप को हमने कम से कम करना है। तो आर्टिकल 14 जो कहता है ना कि कानून की नज़र में सब एक समान है, विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण, तो उन चीज़ों से हम थोड़ा डेविएट भी होते हैं, उससे थोड़ा सा विचलित भी होते हैं। या कैसे, अभी जब मैं आपको आर्टिकल 15, 16 की बात करूंगा आपके सामने, फिर आर्टिकल 29, 30 आएंगे तो आप कहेंगे साहब यहाँ पर कहाँ हो गया विधि के सामने समानता। वजह है हमारे यहाँ, हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है विविधताओं भरा ना, इसमें समाज के अलग अलग तबके हैं, कुछ अगड़े हैं कुछ पिछड़े हैं परंपरागत रूप से, तो उन सभी को हमने साथ लेकर के आना है। तो इसलिए हमने कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम सकारात्मक विभेद, यानी कि हमने इस तरह से भेदभाव करना है जिससे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन जो तबका पिछड़ा है वो भी दूसरों के साथ रेस में आगे आ जाए। कहने का मतलब ये कि आप 100 मीटर की रेस आप दौड़ा रहे हैं तो उसमें एक 20-22 साल का युवक है और एक उसमें आपने 10 साल के बच्चे को दौड़ा दिया, ये असमानता है। या पुरुषों के साथ महिलाओं को दौड़ा दिया तो ये असमानता है। तो इस असमानता को कम करने के लिए हम जो भेदभाव कर रहे हैं स्त्री पुरुषों के बीच में, या SC ST और जो जनरल कैटेगरी है उसके बीच में, उत्तर दक्षिण के बीच में, पूर्व पश्चिम के बीच में, ये जो हम भेदभाव कर रहे हैं इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सकारात्मक भेदभाव, किसी की भलाई के लिए भेदभाव। हमारे संविधान में किसी की भलाई के लिए भेदभाव की इजाज़त दी गई है, किसी का बुरा करने के लिए या किसी को पीछे खींचने के लिए भेदभाव की इजाज़त नहीं दी गई है। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, लेकिन जो समझे ना, देखो बिल्कुल सटीक परिभाषा समाजवाद की कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दो, वो और तेज़ी से बढ़े, कोशिश करो वो और तेज़ी से बढ़े, लेकिन जो पिछड़ गए ना उनको भी साथ लेकर के आओ। तो इसीलिए अब आप देखेंगे आर्टिकल 15(1) की जो बात आएगी उसमें ये कहा गया है, ये ना आर्टिकल 15(1) जो है फिर से भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन की मनाही करता है या भेदभाव का अंत करता है। समझ रहे हो ना बेटे, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, जैसे आपके घर में 4-5 भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा किसी एक बच्चे पे खास ध्यान दे रहे हैं तो दूसरे के मन में रहता है कि हम क्या, वही एक डायलॉग है ना, हम क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड हुए, कहते हैं ना बच्चे, है ना, हाँ, हम क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं, उसके पास जीन्स है, हमारे पास वही फाटा पाजामा, समझ रहे ना। तो किसी एक से विशेष लाड़ प्यार नहीं करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। या छोटा बच्चा है, तू ही है सब कुछ, है ना, तू ही तो जन्नत मेरी ना, सभी जन्नतें हैं, समझ रहे ना। तो आर्टिकल 15(1) सबसे पहले ये बात करता है कि आपने भेदभाव नहीं करना, सरकार ने किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। भाई तू हिंदू है तो ये तेरे लिए स्पेशल ये प्रोविज़न है, तू मुस्लिम है तो तेरे लिए ये स्पेशल प्रोविज़न ना। धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश को यहाँ पर, वंश को इंग्लिश में कहा गया रेस, इंग्लिश में यहाँ पर इसको कहा गया रेस, ठीक है ना, इसको नस्ल भी कह देते हैं। निकल इसके लिए शुद्ध हिंदी में जो जन्म आया है वो वंश आया है, रेस का एक पर्यायवाची नस्ल भी है, ठीक है ना। लेकिन संविधान में इसके लिए क्या लिखा गया? वंश। नस्ल लिखा गया, संविधान में इसके लिए लिखा गया वंश। तो धर्म के आधार पर, वंश यानी कि रेस के आधार पर, जाति यानी कि कास्ट के आधार पर, लिंग यानी कि स्त्री या पुरुष या ट्रांसजेंडर,
ठीक है ना। लिंग के स्थान पर या जन्म स्थान, यानी कौन किस जगह पैदा हुआ, कोई कुमाऊं में पैदा हुआ तो कोई रोहिलखंड, कोई बघेलखंड में पैदा हुआ है ना। इस आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सारे भारत के नागरिक जो हैं वो एक समान हैं। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या इनमें से किसी भी एक के आधार पर आप जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। आर्टिकल 15(1) जो है आर्टिकल 14 को ही आगे बढ़ा रहा है कि आपने किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बाद में मैं इसकी समरी भी करूंगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा इसके लिए आपके लिए यहीं पे इसी वीडियो में, कि आपसे भी पूछेगा कि भाई आर्टिकल कौन सा है जो भेदभाव का अंत करता है। समझ साहब, वैसे तो हमारा जो ये सेक्शन है ना, जिसे हम कहते हैं समता खंड, जिसको हम कहते हैं समता खंड, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक ये समानता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशली आर्टिकल 15(1) कह रहा है कि इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 15(1). फिर आर्टिकल 15(2) आया, इसका ए पार्ट और बी पार्ट, 15(2) का ए और 15(2) का बी। तो 15(2) का ए पार्ट जो है वो कह रहा है कम्युनिटी प्लेसेस, यानी कि सार्वजनिक स्थल, इसे आप पार्क भी कह सकते हो, मनोरंजन स्थल भी कहते हो। सरकारी नहीं, सार्वजनिक। सार्वजनिक माने, वैसे सार्वजनिक का मतलब ही सरकारी है, सार्वजनिक का मतलब सरकारी है और सरकारी का मतलब सार्वजनिक है, लेकिन सार्वजनिक का मतलब जो चीज़ सभी के लिए खुली हो, देखो ना, सार्वजनिक शौचालय है ना, सार्वजनिक पार्क, जो चीज़ जो है वो सभी के लिए खुली हो उसे हम कहते हैं सार्वजनिक। इधर आ जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो जो भी कम्युनिटी प्लेसेस हैं, इसे आप सामुदायिक प्लेसेस कह सकते हो, या जो सार्वजनिक जगह है, जैसे उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका नाम भी लिखा है, जैसे कोई दुकान है, कोई रेस्टोरेंट है यानी कि ढाबा, रेस्टोरेंट यानी कि ढाबा है, कोई होटल है, कोई मनोरंजन स्थल है, इसमें आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करोगे। दूसरा 15(2) का बी कह रहा है कि स्टेट फंडेड, स्टेट फंडेड मतलब राज्य, फंडेड मतलब पैसा कौन दे रहा, पैसा कौन लगा रहा है, स्टेट फंडेड। अब देखो, उसने सरकारी नहीं लिखा, उसने कहा स्टेट फंडेड। अब कोई संस्था ऐसी है जो प्राइवेट है लेकिन उसे सरकार से पैसा मिल रहा हो, कुछ स्कूल ऐसे हैं ना आजकल, जैसे हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल, लेकिन उनमें भी एमडीएम से पैसा जा रहा, उसमें भी बच्चों के स्कूल ड्रेस के लिए पैसा जा रहा, शूज़ के लिए पैसा जा रहा, तो वो क्या होगा, स्टेट फंडेड। तो उसने सरकारी या गैर सरकारी नहीं लिखा, उसने लिखा स्टेट फंडेड। स्टेट माने राज्य, यानी कि सरकार के खजाने से, या किसने लिखा है स्टेट फंडेड, या आम आदमी के लिए, जो कि कॉमन मैन के लिए बने हो, आम आदमी के लिए मतलब सभी के लिए बने हो। ऐसी जगह हैं जो सरकार के पैसे से चल रही हो, सरकार के खजाने से चल रही हो, सरकार उनकी फंडिंग कर रही हो, या फिर वो सभी आम आदमियों के लिए बने हों। जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया, कुएं, तालाब, स्विमिंग पूल यानी कि स्नानागार, सड़क और कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक केंद्र जहाँ पर सब लोग आपस में मिलते हैं, वो सत्संग भवन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इनमें इसको मैंने कम्युनिटी सेंटर को हिंदी में भी लिखा, क्योंकि हिंदी में इसको दिया गया है सार्वजनिक समागम स्थल। इसके उपयोग पर कोई योग्यता और निर्बंधन नहीं होगा। योग्यता का मतलब है शर्त, कि भाई इस पार्क में वही आएगा जो हिंदू होगा, या वही आएगा जो मुस्लिम होगा, या वही आएगा जो सिख होगा, या जो ईसाई होगा वो नहीं आएगा, साउथ इंडिया का नहीं आएगा, नॉर्थ इंडिया का नहीं आएगा, ईस्ट का ही आएगा, वेस्ट का आएगा, है ना। महिलाओं का प्रवेश वर्जित है ना, ऐसा नहीं कर सकते। पुरुषों का प्रवेश वर्जित। एक पार्क है, स्टेट फंडेड पार्क है, या मतलब सरकारी खजाने से चल रहा, पूरी तरह सरकारी नहीं है लेकिन सरकारी खजाने चल रहा, आप वहाँ बोर्ड नहीं लगा सकते कि केवल पुरुषों के लिए या केवल महिलाओं के लिए ना। अब कोई प्राइवेट संस्था है जो सरकार से पैसा नहीं ले रही है, उसके लिए छूट है, हाँ भाई तुम्हारा पार्क है, तुम इसमें महिलाओं को प्रवेश दो या मत दो, पुरुषों को प्रवेश दो या मत दो, इससे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन सरकारी या सरकारी खजाने से चलने वाली जो भी कोई संस्था है, उसके इस्तेमाल के लिए, उसमें आने जाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको योग्यता यानी कि ना तो कोई शर्त लगा सकते हो, और हिंदी में, शुद्ध हिंदी में यहाँ शब्द आता निर्बंधन, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन, इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन, निर्बंधन मतलब कुछ शर्तें हो जाती हैं। तो कहते हैं ना, नीचे लिखा रहता है ना विज्ञापन में टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, तो इसको मैंने लिखा है हिंदी में किंतु परंतु। तो आप कोई किंतु परंतु यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा आगे चलें, तो आप देखिए 15(1) ये कह रहा है भाई इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करोगे। फिर उस बात को और खोल कर कह रहा है कि साहब आप इसमें नहीं रोकोगे, आप इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं लगाओगे। समझ रहे, रखने पड़ेंगे, है ना। 15(1) में भेदभाव का अंत है, तो किस किस आधार पर अंत है। 15(2)A में किसकी बात है और 15(2)B में किसकी बात है, अगर IAS बनना तो, है ना। हाँ आगे चलें, 15(3) ये कह रहा है इसकी कोई बात, इसकी मतलब अनुच्छेद 15(2) की कोई बात, 15(2) ये 15(2)A B, 15(2)A 15(2)B, ठीक है ना, इसकी कोई बात, ठीक है साहब। आर्टिकल 15(2) की कोई बात जो है स्टेट को वुमेन यानी कि महिलाओं, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इसकी कोई बात, किसकी, आर्टिकल 15(1), 15(2)A 15(2)B।
अभी तक जो हमने बातें लिखी हुई हैं कि इस आर्टिकल में जो भी बातें लिखी हुई हैं, एक बार पढ़ देता हूं इसको। इसकी कोई भी बात स्टेट को वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन करने से नहीं रोकेगी, है ना। सरकार की कोशिश है कि महिलाएं आगे आएँ और बच्चों का बेहतर विकास हो, बच्चों का बेहतर विकास हो। तो बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल कॉलेजेस, बच्चों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप वगैरह और भी बहुत सारे जो है काम हैं जो सरकार स्पेशल बच्चों के लिए करती है। बाल कल्याण आयोग बना गया, आपको साहब युवा कल्याण आयोग भी बनाओ, है ना, वृद्ध कल्याण आयोग भी बनाओ। तो बाल कल्याण आयोग या बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है, समझ रहे हैं, बाल संरक्षण आयोग बना हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें जो कुछ भी बात, देखो ये जितनी बातें किस पर रोक लगा रही है, भेदभाव पर रोक लगा रही है ना। लेकिन आगे यही आर्टिकल 15(3) कह रहा है कि यहाँ तक, यानी कि 15(1) और 15(2) में जो भी बातें लिखी गई हैं वो स्टेट को महिलाओं और बच्चों के लिए खास प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। स्पेशल, इसे हिंदी में कहते हैं विशेष उपबंध, विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। मतलब 15(1), 15(2)A, 15(2)B उससे हम सहमत हैं, ठीक है ना, उससे हम सहमत हैं। लेकिन अगर सरकार को महिलाओं और बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ खास प्रावधान करने हों, कुछ स्पेशल कदम उठाने हों, तो ये जो हमने लिखा है ना, इस आधार पर आप, इस पहलू पर आप भेदभाव नहीं करोगे, तो उसमें हमें कोई रोक नहीं सकता। संविधान इसकी इजाज़त देता है। किसकी इजाज़त देता है? महिलाओं और बच्चों के लिए खास उपाय करने के लिए। तो यहीं से निकल रहा 15(3) से महिला आरक्षण। भाई कई राज्यों में महिला, लगभग सभी राज्यों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा, तो यहीं से निकल रहा। हमारा संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ से निकल रहा है? 15(3) से निकल रहा है। अभी और भी आगे आएंगी चीज़ें, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 15(3) से निकल रहा है, ठीक है ना। बच्चों के लिए विशेष उपाय सरकार कहाँ से कर सकती है? 15(3) से कर सकती है। हालांकि आगे आर्टिकल 45, 46 भी हैं, अभी उनकी भी बात होगी, ठीक है, ओके। अब तो महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की परमिशन कौन दे रहा है? आर्टिकल 15(3) दे रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 15(4) कह रहा है इसकी यानी कि 15(1) से लेकर के 15(2) इसकी, या आर्टिकल 29(2). अभी मैं इसको बात खत्म करके यहां पर बताऊंगा आपको कि आर्टिकल 29(2) क्या है, अल्पसंख्यकों से मतलब है इसका, ठीक है ना। इसकी यानी कि 15(1), 15(2)A, 15(2)B या आर्टिकल 29(2) की कोई बात सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति, SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन करने से नहीं रोकेगी। अब देखो, अब आगे आर्टिकल 15(4), यहां से बात निकल के आती है किसके लिए? जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, वो SC और ST के जो लोग हैं उनके लिए खास उपाय करना। उसने कहा भी देखो, फिर से मैं बताऊं, 15(1), 15(2)A, 15(2)B भेदभाव के अंत की करते हैं, है ना, भेदभाव के अंत की बात करते हैं। लेकिन 15(3) ने सरकार को क्या हथियार दे दिया कि आप महिलाओं बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान कर सकते हो। इसी तरह से ये जो आर्टिकल है किसके लिए सरकार को विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो पिछड़े लोग हैं, किस दृष्टि से पिछड़े लोग हैं? सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग जो हैं। देखो अभी जब EWS वाला रिजर्वेशन लागू हुआ है ना, आर्थिक आधार पर पिछड़ा जो आरक्षण लागू हुआ, तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। अभी मैं बताऊंगा आपको, जब आर्टिकल 16 आएगा तो उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो आर्थिक हमारे संविधान में पिछड़ेपन के जो आधार हैं, आप देखते हो ना, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण या और जो सुविधाएं दी जाती हैं, किस आधार पर दी जाती है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा कि भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के पिछड़ेपन को परिभाषित करता है। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पिछड़ेपन की परिभाषा क्या दी गई है? यानी कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो। जातियों की बात नहीं की गई है। अब उसके बाद सरकार आती है, मंडल कमीशन आते हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं भाई जरा पता लगाओ हमारे यहाँ इस नज़रिए से, यानी कि ऐसी जातियाँ कौन कौन सी हैं जो समाज में विकास की धारा में पिछड़ गई हैं, ऐसी जातियाँ कौन कौन सी हैं जो समाज में शैक्षिक नज़रिए से पिछड़ गई हैं। और ये बात सही है। अब मैं जातियों के नाम नहीं ले रहा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कोई सा भी संप्रदाय हो, कोई सा भी धर्म हो, उसमें कुछ खास जातियाँ थी, उनके बच्चे आपको खूब पढ़े लिखे मिलेंगे, खूब पढ़े लिखे मिलेंगे। उनमें कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनके पास अच्छी खासी संपदा है, आज भी बट्टे 2-3, 3-3, 4-4 बीघे जमीन उनके पास रह गई है, और वही किसी बाईपास के पास, किसी हाईवे के पास या किसी नए प्रोजेक्ट के पास आ जाती है तो 2-3 बीघे जमीन 2-3 करोड़ की हो जाती है। वो फिर राजा बाबू स्कॉर्पियो 4-5 साल उनके अच्छे कट जाते हैं। उसके बाद फिर वही अल्लाह के नाम पे दीदी बाबा, है ना, उसके बाद फिर वही ओके। तो फिर पता चला, फिर निकल आती है कोई कि फला जमीन थी, वो एक कोना निकल आया, एक दुकान की जगह निकल गई, फिर करोड़ बिक गई। यही तो हो रहा भाई,
हाँ, अच्छा उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो, ये बड़ी बड़ी कोठियाँ, उन कोठियों को निहार रहे हैं ऐसे करके, गाँव में सबसे अच्छी कोठी मेरी है, तो ज़मीन भी तो गई। चलें कहाँ थे? हाँ तो हाँ भाई क्या नाम तुम्हारा? मैं भूल गया। जीशान, सही कह रहा हूँ ना? यही तो हो रहा है, कोठी बना ली, ज़मीन बेची हो, देख रहे हैं। मुझसे बढ़िया कोठी नहीं है किसी, अब ज़मीन भी तो गई, 4-5 साल बाद फिर वही होगा, कुछ है क्या है? चले भाई, ओके, तो समझ गए आप? तो आर्टिकल 15(4), हाँ, तो हमारा संविधान किस प्रकार के पिछड़ेपन की बात कर रहा है? सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। पिछड़ेपन के 2 आधार हैं हमारे यहाँ, सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े। जातिगत पिछड़ेपन की बात नहीं हो रही है। मंडल कमीशन आया तो उसने कहा भाई ये जातियाँ जो हैं वो पिछड़ी हैं, तो इनको पिछड़ेपन के आधार पर इन जातियों को 27% रिजर्वेशन दे दो। फिर वहीं से हमारे यहाँ मंडल की राजनीति शुरू हो गई। मंडल की राजनीति मतलब पिछड़ी जातियों के लिए विशेष प्रावधान करना है। अब आ गए नए नए मसीहा आ गए कि मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ, मैं मसीहा हूँ, है ना? ठीक है, किसका? पिछड़ी जातियों का। ओके, खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सारे के सारे राजनीतिक मसले हैं। तो आर्टिकल 15(4) जो है वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए और SC ST के लिए किसकी बात कर रहा है? विशेष प्रावधान की बात कर, आरक्षण की बात नहीं कर रहा, विशेष प्रावधान की बात कर रहा है। OBC के लिए आरक्षण जो है वो 16(4) में है। OBC के लिए आरक्षण 16(4) में है, लेकिन उसका आधार यहां से ही बन रहा है। तो अभी जब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि OBC को आरक्षण कहां से निकला है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कहां से निकला। वो 15(4) है कि 16(4) है, 16(5) है, 15(2) है, 15(3) है, जो भी है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं।